नमस्ते सदावस्तले मातृभूमि। आज की टॉप हेडलाइंस है, डीआरडीओ ने लेजर वेपन दुर्गा 2 पर किया काम शुरू, जिन्हें की 5 टन 4x4 व्हीकल्स पर लगाया जाएगा। क्या भारत अपने P-75I प्रोग्राम को सुपर कैलवरी क्लास सबमरीन्स में तब्दील करेगा? सेना में शामिल हुए 64 गोरखा जवान। तेजस मार्क 1A की पहली फ्लाइट मार्च 2022 में की जाएगी। भारत कावेरी इंजन पर क्या आगे कार्य करेगा? पहली अपडेट की बात करते हैं तो मेघालय से आ रही है। मेघालय पुलिस ने एक वाहन से करीबन 2000 से अधिक एल्यूमिनियम इम्प्रोवाइज्ड इलेक्ट्रिकल डेटोनेटर, जिन्हें की आईईडी कहा जाता है, और 4000 से अधिक जिलेटिन की छड़ें जब्त की है। पुलिस को सूचना मिली थी, जिसके आधार पर असम रजिस्ट्रेशन वाले वाहन को सुबह 1:10 पर पकड़ लिया गया और ये वाहन गुवाहाटी जा रहा था। पुलिस ने कहा कि उसे रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन वाहन चालक ने गाड़ी की स्पीड तेज कर ली और पुलिस को चकमा दिया। इसके बाद पुलिस की एक टीम ने वाहन का पीछा किया और चालक को हिरासत में ले लिया और तलाशी में आईईडी और 4027 जिलेटिन की छड़ें बरामद हुई। इसके पीछे का क्या कारण है वो तो तय समय पर पता चल पाएगा। बढ़ते अगले डिफेंस अपडेट की तरफ, जो कि P-75I प्रोजेक्ट को लेकर आ रही है। 43,000 करोड़ रुपए के P-75I प्रोजेक्ट से जर्मनी की कंपनी के हाथ पीछे खींचने के बाद अब P-75I की सिचुएशन एक सिंगल वेंडर की हो गई है, जिसमें कि साउथ कोरिया की कंपनी देबू शिपबिल्डिंग एकमात्र कंटेंडर है। इसके लिए साउथ कोरिया ने अपने DSME 3000 डिजाइन को पेश किया है। कोरिया के अधिकारियों ने बताया कि ये जो वेरिएंट भारतीय नौसेना को सौंपा जाना है, उसमें वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम नहीं होगा। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि केवल सिंगल वेंडर सिचुएशन की वजह से ये प्रोजेक्ट स्क्रैप हो चुका है। लेकिन डिफेंस एक्सपर्ट्स की माने तो भारत को इसकी जगह अपने सुपर कैलवरी क्लास डिजाइन की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, जिसे फ्रांस के साथ मिलकर बनाया जाएगा। साथ ही एक्सपर्ट्स का कहना है कि प्रोजेक्ट 75 डिजाइन को प्रोजेक्ट 75I में ही समायोजित किया जाना चाहिए, जिससे कि इन दोनों ही प्रोजेक्ट्स में लॉजिस्टिक और वेपन इंटीग्रेशन में आसानी होगी। इससे एक और फायदा यह होगा कि भारतीय नौसेना आसानी से अपने ट्रेन क्रू को कैलवरी क्लास से सुपर कैलवरी क्लास की सबमरीन के लिए भेज देगी। और अगर प्रोजेक्ट 75I सुपर कैलवरी क्लास सबमरीन में शामिल हो जाता है तो इससे कम समय में पनडुब्बियों को बनाने में आसानी हो जाएगी। साथ ही मैन पावर, एक्सपर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी मौजूद है, जिसमें कि मझगांव डॉक लिमिटेड भी है। वही P-75I के लिए ही L&T इन पनडुब्बियों के निर्माण के लिए एक पैरेलल लाइन खोल सकता है और बाद में ये दोनों प्रोडक्शन लाइन पूरी तरह से 12 सबमरीन्स बना पाएंगी, जो कि प्रोजेक्ट 76 के तहत होगा। यानी कि दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो सिंगल वेंडर सिचुएशन बन चुकी है, ऐसे में टेंडर का कोई फायदा नहीं रह जाता, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिससे कि आसानी से भारत मैनेज कर सकता है अगर 2 वेंडर्स यहाँ पर होते हैं। लेकिन अब डिफेंस एक्सपर्ट्स इसे स्क्रैप डील मान रहे हैं। तो ऐसे में अगर हम प्रोजेक्ट 75I को सुपर कैलवरी क्लास में बदल देते हैं तो ये एक बहुत बड़ा फायदा भी होगा, जिसमें कि समय भी कम लगेगा और लागत भी ठीक ठाक आ जाएगी। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ, जो कि डीआरडीओ को लेकर आ रही है। डीआरडीओ अब लेजर वेपन दुर्गा 2 पर काम शुरू कर चुका है, जिसे कि 5 टन के 4x4 व्हीकल पर लगाया जाएगा। सभी लेजर्स के सब सिस्टम को व्हीकल पर इंटीग्रेटेड किया जाएगा। कंपोनेंट्स जैसे कि हाई पावर लेजर, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम, थर्मल मैनेजमेंट यूनिट, एयर कंडीशनिंग एंड डक्टिंग, इन सबको इस व्हीकल पर इंटीग्रेटेड किया जाएगा। डीआरडीओ को इस प्रोजेक्ट के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से मार्च 2021 में $100 मिलियन आवंटित किए गए थे, जिसके तहत हाई पावर लेजर वेपन को बनाना है। और यही नहीं, डीआरडीओ ने पहले से ही भारतीय सेना को 100 किलोवाट के डायरेक्टेड एनर्जी सिस्टम वितरित किए हैं, जो कि मिसाइल या फिर ड्रोन्स को टारगेट कर सकते हैं। और ये तकनीक अब आगे चलकर समुद्र और हवा पर आधारित प्लेटफॉर्म पर भी लगाई जाएगी। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ, जो कि तेजस MK-1A को लेकर आ रही है। HAL के चेयरमैन ने कहा कि तेजस MK-1A की पहली फ्लाइट मार्च 2022 में होगी। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स की बात करें तो 2022 में जो परीक्षण होगा उसके लिए कोई नया तेजस नहीं बनने वाला, बल्कि FOC स्टैंडर्ड का तेजस MK-1 होगा, जिसका टेस्ट किया जाना है, जिसमें कि इजराइल का ELM 2052 ISR रडार, ELL8 8022 WPC सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर माउंट होगा। साथ ही इससे कुछ नए हथियारों का परीक्षण भी किया जा सकता है। इंडियन एयरफोर्स को तेजस MK-1A की 2 यूनिटें 2024 तक मिल जाएंगी और 8 यूनिटें 2025 तक और बाकी की 63 यूनिटें 2029 तक मिल जाएंगी। और उसके बाद इस प्रोडक्शन लाइन को तेजस MK-2 के लिए शिफ्ट कर दिया जाएगा। बढ़ते अगली अपडेट, जो कि कावेरी इंजन को लेकर आ रही है। भारत सरकार ने बताया कि 2032 करोड़ रुपए अब तक खर्च हो चुके हैं कावेरी इंजन को बनाने में, लेकिन भारत अब तक एक वर्केबल इंजन नहीं बना पाया है, जिसे कि घरेलू रूप से निर्मित फाइटर जेट्स में लगाया जा सके। और हाल ही में HAL ने 5,375 करोड़ रुपए में 99 F404 इंजन
यूएस की फर्म जी एविएशन से ले रहा है, जिन्हें कि तेजस MK1, तेजस MK2, AMCA और TEBDF में पावर देने के लिए GE के द्वारा सप्लाई किया जाएगा। और आने वाले समय में GE को 12,000 करोड़ रुपए के और इंजन के ऑर्डर मिल सकते हैं। इसके अलावा बाकी का खर्च, जिसमें कि स्पेयर पार्ट हैं, जिसमें कि इंजनों की मेंटेनेंस आदि भी है, वो अलग से होगा। लेकिन बात यह आती है कि भारत अपने प्रयास में कब तक आगे बढ़ेगा। इसके लिए DRDO और रोल्स रॉयस बात कर रहे हैं, जिसमें कि नेक्स्ट जनरेशन जेट इंजन बनाया जाना है, लेकिन इसमें 7 सालों का वक्त लगेगा। साथ ही 5 साल और लगेंगे इसके फ्लाइट ट्रायल्स और सर्टिफिकेशन के लिए, जिसमें कि लोकल जेट इंजन में इन्वेस्टमेंट भी होगी। यही नहीं, इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि पब्लिक प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट भी इसके लिए जरूरी होगी, जो कि पहले छोटे जेट इंजन को बनाएंगे, उसके बाद ये बड़े इंजन बनाएंगे, जिसमें कि फाइटर जेट के इंजन से लेकर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के इंजन है। अगली अपडेट गोरखा रेजिमेंट से आ रही है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी कैंट स्थित 39 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर में 64 गोरखा जवानों को कसम परेड के बाद भारतीय सेना का हिस्सा बना लिया गया है। ट्रेनिंग सेंटर में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आयोजित परेड की सलामी कमांडिंग ऑफिसर ब्रिगेडियर हुकुम सिंह बोंसला ने की। पासिंग आउट परेड के बाद देश के लिए जान न्यौछावर करने की शपथ लेने वाले गोरखा जवानों को नेपाली संस्कृति के अनुसार उनका परंपरागत औजार खुकरी भी भेंट की गई। GTC में इन गोरखा सैनिकों को मानसिक रूप से इस तरीके से तैयार किया है कि युद्ध के दौरान कठिन से कठिन परिस्थितियों का वो सामना कर सके। भारत के कई शहरों में गोरखा रेजिमेंट के सेंटर हैं। इनमें वाराणसी, लखनऊ, हिमाचल प्रदेश और शिलांग के ट्रेनिंग सेंटर मशहूर हैं। अगली अपडेट रूस और चाइना को लेकर आ रही है। रूस और चाइना एक दूसरे के पक्के दोस्त बन चुके हैं, जो कि भारत की चिंता को बढ़ा रहे हैं। इन दिनों रूस, चीन और बेलारूस के पायलट एविएटर्स 2021 नाम से आयोजित युद्ध अभ्यास में लड़ाकू विमानों के साथ करतब दिखा रहे हैं। इस युद्ध अभ्यास के जरिए चीन और रशिया एक साथ अभियान चलाने और हवाई हमले करने की अपनी ताकत को और ज्यादा मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय वायुसेना में अधिकतर विमान रशिया के ही हैं। ऐसे में चीनी पायलट इन विमानों को उड़ाते हैं तो उन्हें इनकी ताकत और कमजोरी दोनों के बारे में जानकारी मिल जाएगी। इस युद्ध अभ्यास के दौरान तीनों देशों के पायलट एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने का अभ्यास करेंगे। इसके अलावा खुफिया मिशन चलाने, सिंगल और डबल एरोबेटिक्स, जमीनी लक्ष्यों के खिलाफ मिसाइल और बम के इस्तेमाल और हवाई नेविगेशन जैसे काम को अंजाम देंगे। इन मिशनों को अंजाम देने के लिए नकली दुश्मनों को भी तैयार किया जाएगा। इस अभ्यास में रूस के साथ चीन के J-10, J-16 लड़ाकू विमान, S-6 लंबी दूरी का बॉम्बर, Y-9 और Y-20 सैन्य परिवहन विमान शामिल है। इसके साथ ही बेलारूस की वायुसेना के Su-25, Mi-8, Mi-24 हेलीकॉप्टर भी हिस्सा लेंगे। ये दोनों ही देश अमेरिका के विरोधी हैं, लेकिन समस्या यहाँ भारत के लिए जो फंस रहा है, क्योंकि भारत को मालूम है कि रशिया के अधिकतर हथियार हम लोग यूज़ करते हैं, और ऐसे में जानकारी अगर लीक हो जाती है, क्योंकि अभी हाल ही में ब्रह्मोस की भी जानकारी लीक हुई है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ये अंदर ही अंदर की बातें पता चल रही हैं। रशिया भी कुछ कम नहीं है जो गेम खेल रहा है भारत के साथ, और ये माइंड गेम भारत के साथ खेला जा रहा है कहीं ना कहीं भारत को पीछे करने के लिए। हालांकि तभी हम कह रहे हैं ना कि अपने स्वदेशी प्रोग्राम को फोकस करना होगा और इसे आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि बहुत हो चुका है इन लोगों पर अब निर्भर रहना। ये अपनी तकनीक का फ़ायदा उठाते हैं और इनको मालूम है कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में कोई किसी का सगा नहीं होता है, सीधी बात है। इसलिए रशिया भी चिढ़ा हुआ है भारत के AMCA प्रोग्राम से, क्योंकि दोस्तों उसने Su-57 के बाद फिर अपने ये जो नया सिंगल इंजन स्टील फाइटर जेट तैयार कर रहा है उसकी पेशकश भी की, लेकिन भारत ने सबको मना कर दिया। तो इसीलिए रशिया ने करीबी बढ़ानी शुरू कर दी है चाइनीज़ के साथ। अगली खबर काबुल से आ रही है। दोस्तों इन लोगों को वैसे भी चैन तो है नहीं, और इतना कुछ करने के बाद भी ये कहीं ना कहीं परेशान करने पे लगे हुए हैं, अब उन लोगों को भी जो यहाँ के हैं भी नहीं। ऐसे में ये जो तालिबानी हुड़दंगी है, कहा जा रहा है कि करीबन 150 भारतीयों को अपने साथ ले गए हैं, और खबर ये भी आ रही है कि तालिबानियों ने काबुल एयरपोर्ट के पास ही किसी स्थान पर इन भारतीयों से पूछताछ भी की है। हालांकि ये पूरी घटना के बारे में भारतीय अधिकारियों की तरफ से कोई आधिकारिक बात सामने नहीं आई है। हालांकि भारत सरकार अफगानिस्तान से अपने भारतीयों पर नज़र बनाए हुए हैं और उनको निकालने पर लगी हुई है, और सुरक्षा के मद्देनजर सरकार अफगानिस्तान से निकलने वाले सभी भारतीयों का ब्यौरा भी रख रही है। ये नहीं दोस्तों, इसके अलावा इन्होंने काफ़ी आगजनी भी मचानी शुरू कर दी है इन तालिबानियों ने, और कहा जा रहा है कि काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स इन लोगों ने जलाए। भविष्य क्या होगा अफगानिस्तान का, ये तो अब कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जिस तरीके के लोग हैं उस तरीके से तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर अराजकता, फिर से कट्टर इस्लामिक जो कल्चर है वो यहाँ पर आएगा। तो ऐसे में वहाँ पर रहने की अब कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अत्याचारों का चरम सीमा पार करने वाले हैं ये तालिबानी। और दोस्तों कहीं ना कहीं आप अमेरिका को दोष नहीं दे सकते इसमें, क्योंकि अमेरिका और तालिबानियों के बीच कतर में एक इम्पॉर्टेंट डील हुई है, और इस डील में बहुत कुछ बातें हैं, और अमेरिका ये बात छिपा रहा है और तालिबान भी छिपा रहा है, क्योंकि बिना इस साठगांठ के अमेरिका भागने वाले देशों में से नहीं है।
बहुत बड़ा माइंड गेम चल रहा है दोस्तों, जो आम लोगों को नहीं मालूम है और ये चीज़ सार्वजनिक तौर पर किसी से कही भी नहीं जा रही। तो यहाँ पर अमेरिकियों ने बहुत ही तगड़े तरीके से कुछ ना कुछ ऐसा दांवपेच खेला है जिससे कि ये दिखाया जा सके कि तालिबानियों ने वहाँ पर सत्ता काबिज कर ली है, वो भी युद्ध के माध्यम से। अगली अपडेट पाकिस्तान को लेकर आ रही है। इन चीनियों को दोस्तों लगातार पीट रहे हैं पाकिस्तान के ही लोग। जी हाँ, पिछली बार बस में हमला किया था तो 9 चाइनीज लोग मारे गए थे। इस बार फिर हमला किया गया है इन चाइनीज इंजीनियर्स पर। आपको बता दें कि यह हमला चीनी नागरिक को ले जा रहे एक वाहन को निशाना बनाकर किया गया, लेकिन इस हमले में किसी चीनी नागरिक की मौत नहीं हुई है। जबकि पाकिस्तान में चीनी दूतावास ने इस हमले की कड़ी निंदा भी की है और पाकिस्तान को फटकार लगाई है। चीन ने इमरान खान को संकेत दिया है कि वो अब इस तरीके की घटना को दोबारा ना होने दे, नहीं तो इसके अंजाम बुरे हो सकते हैं। यही नहीं, चाइना को भी लगता है कि पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था कमजोर पड़ चुकी है। इसी वजह से यहाँ पर आतंकी पनप रहे हैं जो चाइना के नागरिकों के लिए दुश्मन बने पड़े हैं। दिक्कत तो ये है ना कि चाइना के $60 बिलियन की जो लागत का सीपैक है वो अधर में पड़ रहा है और ऐसे में इस तरीके के हमले होने का मतलब ये है कि प्रोजेक्ट पूरी तरह से तबाह हो सकता है। और इससे पहले जो 9 चीनी यात्री मारे गए थे उस पर पाकिस्तान ने आसानी से भारत का नाम लगा दिया कि भैया ये भारत ने और अफगानिस्तान ने मिलकर किया है। यानी कि दूसरे के कंधे पर बंदूक कैसे रखकर चलाई जाती है ये पाकिस्तानी अच्छे तरीके से जानते हैं। लेकिन चाइना भी कम नहीं है, क्योंकि चाइना एक इन्वेस्टर है, वो पैसा देना भी जानता है और लेना भी जानता है। आपका क्या कहना है इस बारे में, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। तो दोस्तों ये तब तक की टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब या आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नई वीडियो के साथ। ख्याल रखिएगा अपना। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।